हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एंड इट्स टाइप्स इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। बड़ा फजूल सा टॉपिक लग रहा होगा आपको देखने में कि रिस्क अगर आते हैं तो ठीक है, आया करें, हम पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डायरेक्टली आपके किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को या फिर आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही होती, लेकिन अगर आपकी वो नॉलेज में होती हैं और कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैकग्राउंड के अंदर चल रही होती हैं, तो वो उसकी वजह से, उनके माइंड में होने की वजह से आप अपने प्रोजेक्ट को ना चाहते हुए भी कभी कभार क्वालिटी को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये रिस्क और उसकी टाइप्स के किस किस किस्म के रिस्क होते हैं और रिस्क होता क्या है, ये अगर आपके माइंड में होता है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हुए, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप के माइंड में ये सारी बातें होती हैं कि ऐसा 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 हो सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उसके मुताबिक उसके लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजीज़ बना के चलते हैं, जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, आपकी जितनी भी जो आपने चीज़ें डेवलप की होती हैं वो रिलायबल हो चुकी होती हैं। तो चलें देखते हैं होता क्या है ये सारा कुछ। तो इंटरेस्टिंग है। आई होप सो कि आपको मज़ा आएगा और पूरी वीडियो देखिएगा और समझ भी आ जाएगा, और इंशाल्लाह आपके, अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क ओवरकम करने में ये हेल्प भी देगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आई होप सो कि कल कहीं आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने अगर ये वीडियो पूरी सुनी है तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब देने में कोई मसला नहीं होगा। सो रिस्क होता क्या है, पहले सबसे पहले सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी लिंक्ड विद फ्यूचर इवेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मे और मे नॉट अकर। मतलब कुछ ऐसी बातें जिनका आपको डर होता है कि कहीं ये चीज़ ना हो जाए। ज़रूरी नहीं कि वो होगी, लेकिन हो भी सकती है। अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, और अगर हो गई और हमने उसके लिए कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं किए तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ जिसका होने का डर हो कि वो हो भी सकती है और शायद ना भी हो, उसको हम रिस्क कहते हैं। अक्सर एक बड़ा जुमला हमारे जो है फेमस है, वो कहा जाता है, देखा वही हुआ ना जो मैंने कहा था। तो वो जो वर्ड होता है ना कि वही हुआ जो मैंने कहा था, तो वो जो आपने कहा होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो एक्चुअली उस वर्ड के लिए हम जो कहते हैं ना, वो रिस्क होता है। अब आप जैसे ड्राइविंग के लिए निकलते हो, डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ड्राइविंग के लिए जब आप निकलते हो तो आपको कोई कहता है कि यार सीट बेल्ट बांध लो। अब सीट बेल्ट बांधने के लिए वो आपको इसलिए नहीं कहता कि आपने आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट 100% करना ही करना है। लेकिन होता ये है कि एक बात होती है कि आप रोड पे जा रहे हो तो किसी वजह से आपका एक्सीडेंट हो भी सकता है। ना हो अच्छी बात है, लेकिन हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो एक एग्जिस्ट करती है। उस पॉसिबिलिटी को सेफ्टी साइड लेने के लिए आपको कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट बांध लो। वो जो एक रिस्क होता है एक्सीडेंट होने का, कि शायद हो शायद ना हो, शायद नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हो गया और आपने सीट बेल्ट ना बांधा हुआ तो मसला हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को डील करने के लिए जो वो जो कंडीशन होती है उसको रिस्क कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क क्या होता है। अब इसकी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं, और टाइप्स जानना क्यों लाजमी है, और वो टाइप्स के पीछे रीज़न्स भी होती हैं कुछ, कि हर टाइप के एक रिस्क आ रहा है किसी टाइप का, उसके पीछे ये रीज़न है। तो वो रीज़न जानना क्यों लाजमी होती है, ये चीज़ें इसलिए लाजमी होती हैं कि जब किसी रिस्क का आपको ये पता हो कि ये रिस्क इस वजह से आया है, तो उस वजह को फिर आप दूर करने के लिए कोई अपना दिमाग लड़ा सकते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो ये वजह दूर हो सकती है। लेट्स सपोज़ कि हमें ये पता है कि जब गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो तो वो इंसान जो है उसको ज़्यादा चोटें इस वजह से आती हैं कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो आगे पीछे जाके टकराता है। तो ये रीज़न हमें पता चल गई कि गाड़ी के एक्सीडेंट होने के अंदर जो आगे पीछे जो इंसान टकराता है उससे उसको ज़्यादा चोटें आती हैं। तो ये रीज़न जब हमारे पास थी तो उसके लिए हमने सेफ्टी मेजर्स निकाले, और वो क्या थे कि हमने सीट बेल्ट लगा दिया कि इंसान को एक जगह बांध दो गाड़ी के अंदर, अब अगर एक्सीडेंट होगा भी तो वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, तो उसको ज़्यादा चोटें नहीं आएंगी। तो इसलिए किसी भी रिस्क की टाइप को जानकर उसके पीछे रीज़न को जानना लाजमी होता है कि ये रिस्क क्यों आ रहा है, ताकि हम, जब हमें रीज़न हमारे माइंड में हो, तो फिर हम उसके लिहाज से अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकें कि वो रीज़न दूर हो जाए। सो देखते हैं टाइप्स क्या होती हैं। पहला आता है शेड्यूल रिस्क। दिस इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द टाइम स्केड्यूल्स। ठीक है, इट डायरेक्टली अफेक्ट द इकोनॉमी एंड रेपुटेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती हैं? रॉन्ग टाइम एस्टिमेशन, अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन और लेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज़। अच्छा, ये रिस्क है क्या? ये रिस्क इस किस्म का है कि आपने शेड्यूल बनाया कि जी मैंने पहले 2 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर का ये फ़ेज़ कंप्लीट करना है, अगले 2 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर का ये फ़ेज़ कंप्लीट करना है। 4 दिन हो गए, 4 दिन के अंदर आपने पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है, और आपने कस्टमर को बोल दिया कि जी आप आना 4 दिन के बाद और आके अपना जो है ये सॉफ्टवेयर लेके चले जाना। आपने उसकी बातें सुन के आपको ये तो बोल दिया कि आपने उसको ये तो बोल दिया कि आप 4 दिन के बाद आके सॉफ्टवेयर ले जाना।
लेकिन जब वो 4 दिन के बाद आया तो आपका सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था, आपने कहा कल आना। जब वो दूसरे दिन आया, उससे आगे 5वें दिन आया तो आपने कहा यार मुझे 2 दिन और दे दो। अब जब वो 1 हफ़्ते बाद आया तो आपने फिर 1 दिन मांग लिया। ये जो काम हो रहा होता है ना, ये स्केड्यूल रिस्क होता है। आप अपने स्केड्यूल से हट रहे होते हो, आप स्लिप कर रहे होते हो। ये जो रिस्क होता है, इससे होता क्या है कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। जैसे वो एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एक टेलर है ना जिससे आप कपड़े सिलवाते हो, जो लेडीज़ जब जाती हैं तो उसको बोलती हैं कि भैया मेरे कपड़े सी देना, मैं 1 हफ़्ते बाद आऊँगी। अब वो जब टेलर आपको चक्कर लगवाना शुरू कर देता है ना कि नहीं बाजी अभी नहीं बने, अभी नहीं बने, तो क्या होता है कि लेडीज़ उसके पास जाना छोड़ देती हैं, क्योंकि पता है कि इसने काम सही से नहीं करना। तो या फिर लेट करना है या फिर चक्कर लगवाने हैं, हमने शादी पे जाना है और ये टाइम पे कपड़े नहीं देगा। आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, आपकी शॉप की यानी कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तो आपको रिस्क तो समझ आ गया होगा, स्केड्यूल रिस्क क्या है और उसके नुकसान क्या होता है वो भी समझ आ गया। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या होती है? अगर आपको रीज़न पता हो कि स्केड्यूल रिस्क क्यों आ रहा है तो आप उस रीज़न को दूर कर सकते हो ना। तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न सबसे पहले ये होती है रॉन्ग टाइम एस्टिमेशन। सही है, आपने जल्दी में बोल दिया कि यार ये 4 दिन में बन जाएगा। आपने उसके पीछे ये हिसाब नहीं लगाया कि इस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल कितने हैं और एक प्रोजेक्ट का मॉड्यूल बनाने में कितना टाइम लगेगा। आपने प्रॉपर्ली एस्टिमेट लगाया ही नहीं, एक जनरल सा उसको बोल दिया कि यार ऐसे सॉफ्टवेयर में अमूमन जो है बना दिया करता हूँ 1-2 दिन में, तो चलो तुम ठीक है तुम 4 दिन में आ जाना। सही है, लेकिन जब आपने काम शुरू किया तो आपको पता चला कि काम तो बड़ा लंबा है, मैंने टाइम उसको गलत दे दिया। रॉन्ग टाइम एस्टिमेशन, ये एक सबसे बड़ी रीज़न होती है। अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया, आपने प्रॉपर्ली अपने प्रोजेक्ट की एस्टिमेशंस करना शुरू कर दी कि इस काम में इतना टाइम लगेगा, इस काम में इतना टाइम लगेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और जब आप स्टूडेंट्स के तौर पे जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि 6 मंथ का आपका एक सेमेस्टर होता है। तो जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आप 3 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, आप वही सिलेक्ट करें, क्योंकि वही प्रोजेक्ट जाके आपका कम से कम 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको आगे 1 से 1.5 महीना टेस्टिंग का मिल जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि अब हमें कहीं से भी क्वेश्चन हो जाए, हमारे सॉफ्टवेयर को कहीं से भी चेक कर लिया जाए, कोई टेंशन नहीं। तो एस्टिमेशन की बात हो गई। अब उसके बाद आ जाता है अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन। सही है, अब आपने 4 फीचर प्रोवाइड करने थे, आपने उन 4 फीचर्स की बेस पे बोल दिया कि यार ये एक फीचर 1 दिन में बनेगा, तो 4 फीचर जो है मैं बना दूंगा जनाब अली, कितने दिन में कर दूंगा, 4 दिन में कर दूंगा। लेकिन अब उनमें से आप जब चौथे फीचर को प्रोवाइड करने के लिए उस चौथे फीचर के ऊपर पहुँचे, आप उसको डेवलप कर रहे थे, तो आपको पता चला कि ये फीचर तो वो है जो यूज़र मांग रहा है, लेकिन इस फीचर को बनाने के लिए मुझे 2 और फीचर पहले बनाने पड़ेंगे। एक तरीके से आपके प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन आ गई। सही है, अब क्या होगा कि वो जो एक्सपेंशन का पॉइंट है ना, आपका प्रोजेक्ट जो एक्सटेंड हो रहा है, आगे जा रहा है इंटरनली, वो आपका स्केड्यूल जो है आपका स्लिप करवा देगा, आपको अपने स्केड्यूल से हटा देगा। तो आपको ये एस्टिमेशंस पहले करनी पड़ती हैं, तभी जाके सिस्टम सही चलता है। अब इसके अंदर आपके ये पॉइंट है, आपके माइंड में ये आया कि अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, कि अगर क्लाइंट ने 4 फीचर और बता दिए तो क्या होगा, वो वाला पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर क्लाइंट ने पहले 4 फीचर दिए थे तो उसके मुताबिक आपने उसको 4 दिन दिए थे ना। अगर वो 4 फीचर और मांग रहा है तो अब आप उसको ये भी बोलेंगे कि ठीक है 1 हफ़्ता और दो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आती। अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन ये है कि आपने 4 पॉइंट्स बनाने थे, 4 मॉड्यूल्स बनाने थे, और जब आप चौथे मॉड्यूल पे पहुँचे तो आपको पता चला कि इस मॉड्यूल की डेवलपमेंट से पहले कुछ और मॉड्यूल ऐसे हैं जिन पे ये डिपेंड करता है ये मॉड्यूल, तो हमें पहले वो बनाने पड़ेंगे, तो इंटरनली एक्सपेंशन हो जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है लेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़। मैं कोई टूल बनाने जा रहा था, मैंने फिर वही एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 4 मॉड्यूल की बेस पे एक सॉफ्टवेयर बनाना था और मैंने बोल दिया कि आप 4 दिन में आके ले जाना। लेकिन जब चौथे मॉड्यूल पे मैं पहुँचा, मुझे लग रहा था कि वो फंक्शनैलिटी बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब मैंने उसको काम को करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो अब उसकी वजह से भी मेरा प्रोजेक्ट लेट होगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं आपके स्केड्यूल रिस्क में आती हैं। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है बजट रिस्क। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप बजट स्केड्यूल से स्लिप कर जाते हो। जो आपका बजट स्केड्यूल होता है आप उससे स्लिप कर रहे होते हो कि आपने कस्टमर को बोल दिया जनाब कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं आपको बना कर दे दूँगा 50,000 में। आपने उसको एक रफली एस्टीमेट बता दिया, लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया तो आपको अंदर जाने के बाद पता चला कि आपको कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बाय करके लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे हार्डवेयर रिक्वायर्ड हैं जो बाय करने पड़ेंगे, और उसका रेट जो आपने एज्यूम किया हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा है।
अब आप अपने बजट से हटना शुरू हो जाओगे। उसकी रीज़न क्या है? सीधी सी बात है, रॉन्ग बजट एस्टिमेशन। जैसे कि वही कि आपने एस्टिमेट ढंग से नहीं लगाया था पहले, तो अब आपको जो है भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी रीज़न कॉस्ट ओवररन। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक थंब प्रिंट स्कैनर लगाना था और वो थंब प्रिंट का सिस्टम था, और जब मैंने बताया उसको कि यार ठीक है मैं आपका प्रोजेक्ट बना दूंगा 50,000 में, और लेट्स सपोज उस वक्त थंब प्रिंट स्कैनर जो था उसकी कॉस्ट थी 5,000, और जब मैं बाय करने मार्केट में गया तो पता चला जी किसी भी वजह से, टैक्स ज़्यादा हो जाने की वजह से या फिर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, अब वो 5,000 का स्कैनर नहीं रहा, अब वो 10,000 का हो गया है। तो ये कॉस्ट ओवररन्स हो जाती हैं इस तरीके से, ये भी आपके बजट को स्लिप करवा देती है। प्रोजेक्ट स्कोप एक्सपेंशन। आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ज़्यादा हो गया। लेट्स सपोज आपने ये कहा था जनाब कि 4 फ्यूचर्स हैं तो मैं उसके 50,000 ले रहा हूँ। अब आपके फ्यूचर्स जब ज़्यादा चले गए तो डेफिनेटली आपको बजट से स्लिप करना पड़ेगा। अगर आप 4 फ्यूचर के 50,000 ले रहे थे और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बढ़ने से या रिक्वायरमेंट्स चेंज होने से 2 फ्यूचर एक्स्ट्रा हो गए हैं या 3 फ्यूचर एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप 4 के अगर 50 ले रहे थे तो आप 6 या 8 के 50 नहीं लेंगे। आप कम से कम 70-80 तक अपने बजट को लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से क्लियर हुई हुई हो, आपने बजट की एस्टिमेशन अच्छे तरीके से की हुई हो, कॉस्ट ओवररन्स के इशू को डील करने का ये तरीका है कि आप अगर 5,000 की कोई एक चीज़ लेने जा रहे हैं तो आप उसके साथ नीचे नोट लिख दें कि जब हमने चेक किए रेट तो उस वक्त के रेट के मुताबिक ये है और ये चेंज भी हो सकती है, या फिर आप रेट ही थोड़ा सा बढ़ा के लिखें। अगर आप बाद में उसको फिर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे कस्टमर को तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। आप उसको लिख देंगे अभी तक के प्रोवाइड करदा आपके फीचर्स के मुताबिक हम आपको इतने में बना कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंशन आप लगवाते हैं ऊपर तो उसके रेट अलग से होंगे। तो ये चीज़ें आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है टेक्निकल रिस्क। These kind of risks are relevant to functions of the system and performance of the system as named as these are technical risk। मतलब टेक्निकल चीज़ है तो डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस और जो है आपकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो है डिपेंड होगी कि लेके जैसे कि आपको ये डर है कि यार सिस्टम बना तो दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जितनी उसको स्पीड चाहिए उस स्पीड से ना चल सके, या फिर ये है कि कोई परफॉर्मेंस जो है किसी और काम के अंदर उसकी डाउन हो जाए। इस किस्म का जो ख़तरा होता है आपको, तो उस ख़तरे को आप कैसे ओवरकम करेंगे? जैसे एक्सीडेंट के ख़तरे को सीट बेल्ट लगा के ओवरकम कर दिया था आपने, ऐसे ही टेक्निकल रिस्क के ख़तरे को आप कैसे ओवरकम करेंगे? तो उसके लिए पहले आपको रीज़न्स पता होनी चाहिए। अब वो रीज़न्स क्या हैं? पहली रीज़न है कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट चेंजिंग। रैपिडली आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। आपको पहले 3 जो मॉड्यूल बताए गए थे और उनके मुताबिक आपने काम शुरू कर दिया, आपने 3 में से 2 मॉड्यूल्स बना लिए। अब आपको कुछ ऐसी चेंजिंग करनी पड़ गई कि आपको पहले 2 मॉड्यूल्स में दोबारा से कुछ चेंजिंग लानी है। जब आप इस तरीके से बार बार एडिट करते रहेंगे, मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, तो आपके जो एक सीक्वेंस था वो डिस्टर्ब होगा, और सीक्वेंस डिस्टर्ब होने से आपके प्रोग्राम्स की स्मूथनेस डाउन होती जाएगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी और आपके टेक्निकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, आपका प्रोजेक्ट इतना कम्प्लेक्स है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में जाके इशू कर रहा है। लेट्स सपोज आपने प्रोजेक्ट अपने सिस्टम्स पे बनाया, अब जब उसको बनाने के बाद जब आप जाकर उसको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सम टाइम वो कुछ सूटेबल नहीं होता, मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम क्रैश हो जाते हैं। और ये वाला रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि सम टाइम ऐसी भी न्यूज़ें सुनने में आती हैं कि एक एयरपोर्ट पे जाकर एक सॉफ्टवेयर पूरा लॉन्च किया गया और वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से हज़ारों फ़्लाइटें डिले हो गई और लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे रिस्क को पहले से ही अगर आप जो है ओवरकम करने की स्ट्रेटजीज़ बना लें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आपको पता है कि आप सिस्टम इस तरह के एनवायरनमेंट में चलने के लिए बना है, लेकिन अगर नहीं चल सका तो हम अपनी सेफ्टी साइड कैसे लेंगे? अगर आप ऑलरेडी इसके लिए रेडी हैं तो आप के पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि आपके इस प्रॉब्लम को दूर करता है। मॉड्यूल इंटीग्रेशन, मैंने 2 से 3-4 मॉड्यूल्स बनाए और उनको मैंने इंटीग्रेट करके लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट को चल रहा है। कल किसी कस्टमर की एक नई चीज़ की डिमांड आ गई कि मुझे ये फीचर भी चाहिए जी। अब आप उसको कैसे उसमें ओवरकम करोगे, उसको कैसे मीट करोगे उस फीचर को? डेफिनेटली एक नया मॉड्यूल बनाओगे और उस पुराने सॉफ्टवेयर में जाके पहले से चलते हुए मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट करोगे, उनके साथ जोड़ दोगे। अब होगा क्या कि अगर आपका मॉड्यूल सही है तो वो आपके मॉड्यूल्स के साथ चल जाएगा दूसरे, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, मॉड्यूल्स में मिसमैच आ गया, तो हो सकता है ये मॉड्यूल तो ना चले, जो बाकी 4 चल रहे हैं उनको भी रोक दे।
तो ऐसे मॉड्यूल इंटीग्रेशन के रिस्क को रोकने का तरीका ये होता है कि हमारे पास बहुत सॉलिड चीज़ आजकल की दुनिया में मौजूद है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस कहते हैं। आपका सिस्टम ऐसा खुला होना चाहिए कि उसके अंदर कहीं पे भी आपको नया मॉड्यूल डालना पड़े तो आप इस तरीके से उसके अंदर एक नया मॉड्यूल डाल दो, जैसे कि आप किसी पज़ल को सॉल्व करते हुए एक पज़ल का पीस नया फिक्स कर देते हो। इस तरीके से आपके पास ओपन स्पेस होनी चाहिए। ओके, प्रोग्रामेटिक रिस्क, अगर आप इस नाम को सुन के ये सोच रहे हैं कि ये रेलेवेंट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर एक्सटर्नल रिस्क, दीज रिस्क अफेक्ट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक्सटर्नली। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके सॉफ्टवेयर ऐसे रिस्क जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एक्सटर्नली जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरा काम परफेक्ट चल रहा है, लेकिन बाहर से कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसकी वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट काम चल रहा था वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। तो अब ये एक्सटर्नल रिस्क है, मैंने तो अपना काम सारा किया था। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, रनिंग आउट ऑफ फंड, मतलब ये कि मैं चल रहा हूँ क्लाइंट के फंड्स पे, वो मुझे पैसे दे रहा है, मैं उसके पैसों की बेस पे हार्डवेयर वगैरह बाय कर रहा हूँ और उस बाय किए हुए हार्डवेयर से अपना काम कर रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, बना रहा हूँ, और अचानक से क्लाइंट की कॉल आती है कि यार पैसे ख़त्म हो गए, तो अब ये कि प्रोजेक्ट कैसे चलेगा आगे। अब ये इस तरीके का जो रिस्क है, इसको कैसे ओवरकम करना है, इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप पहले से ही प्रॉपर बजट एस्टिमेशन हो, तो आप पहले से स्ट्रेटजीज बना सकते हैं इसको। अच्छा, इसको डील करने के लिए दूसरा आ जाता है चेंजिंग द कस्टमर प्रायोरिटीज़। मतलब ये कि कस्टमर ने कहा था कि मुझे 10 मॉड्यूल की बेस पे बना हुआ एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो 10 मॉड्यूल्स में से 4 मॉड्यूल ऐसे हैं जो आप मुझे पहले बना कर दे दें, और उसके बाद फिर आप जो है बाकी मॉड्यूल बनाते रहिएगा, और उसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स के थ्रू लॉन्च करते रहेंगे। अब आपने वो 4 में से 3 मॉड्यूल्स बना लिए, और कस्टमर ने जो है वो अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी, उसने कोई दूसरे 4 मॉडल बता दिए कि इनको छोड़ो, पहले वो बना दो। अब आपको फ़ौरन स्विच करना पड़ेगा उधर, आपने स्केड्यूल भी दिया हुआ है, तो स्केड्यूल में भी आपके जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, और इस किस्म का आपको ये कि ये जो रिस्क आएगा, इसको हम प्रोग्रामेटिक रिस्क के अंदर डील करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और ये डील कैसे करेंगे? इस तरीके से डील करेंगे कि अगर आपकी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपकी प्रॉपर तरीके से हुई हुई है, आपने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है रिक्वायरमेंट्स को थ्रू प्रॉपर चैनल, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आती है तो फिर उसके लिए आप कस्टमर से एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट रूल चेंजेस, सम टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज ऐसी चेंज हो जाती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। थोड़ी सी समझने में टेक्निकल चीज़ है, लेकिन चलें फिर भी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक टूल था जिसके अंदर ऐसा फीचर था कि वो यूट्यूब की वीडियोस को एम्बेड करके चलाता था, और उस यूट्यूब की वीडियोस एम्बेडेड वीडियोस के ऊपर ही वो चला करता था। तो मैंने उसके अंदर youtube.com का लिंक दिया हुआ था, जहाँ से उसके अंदर यूट्यूब खुलती थी। अब मैं जिस कंट्री का रहने वाला हूँ, वहाँ की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई, और वहाँ पे यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया। मेरा सॉफ्टवेयर 50% डिपेंड कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। अब मेरा सारा का सारा जितना भी सिस्टम बना हुआ था, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के एक रूल की चेंजिंग की वजह से सारा सिस्टम जो है क्रैश कर जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए आप 100% रेडी तो नहीं रह सकते, लेकिन आपके कहीं ना कहीं माइंड में ये होना चाहिए कि यार अगर मेरे पास यूट्यूब ब्लॉक हो गई, तो मैं जिस यूट्यूब की बेस पे ये अपना सॉफ्टवेयर कोड करने जा रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ, मैं अपने इसको कहाँ पे स्विच करूँगा। आप कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी ऐसी वेबसाइट्स को आप हार्ड कोडेड ना करें, जिसकी वजह से अगर कल वो साइट ब्लॉक हो जाती है तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब जैसी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली कौन कौन सी साइट्स हैं जिसके ऊपर मैं कल स्विच कर सकूं। तो ये सारी टाइप्स ऑफ रिस्क थी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लंबी हो गई और आप बोर हो गए हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी है तो आपको नेक्स्ट कभी भी रिस्क वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिस्क की एक टाइप नहीं है, बहुत सी टाइप्स हैं, और प्रोजेक्ट के हिसाब से निकलती जाती हैं, बहुत सारी टाइप्स आती जाती हैं। ये वो मेन टाइप्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, और आगे इन्हीं के अंदर से इन्हीं की सब टाइप्स निकलती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन लाजमी दिया करेंगे, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। और काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोस शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।